अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और मैं आज इस वीडियो लेक्चर का जो हमारे पास इस MCQ सीरीज़ का मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में हाफ़ MCQs करवाए थे, सो आई विल बी कवरिंग द नेक्स्ट हाफ़ एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट कि क्या किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करना है। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, MCQs 15 से हम लोगों ने स्टार्ट कराना है। अच्छा, पहले MCQ से हमारे पास क्या कह रहा है, इंटीग्रल ऑफ 2x + 3 की पावर -1 dx। तो आपके पास जब भी इंटीग्रेट करते हुए नेगेटिव एक्सपोनेंट में आ रहा होता है या माइनस पावर में आ रहा होता है, तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको नीचे लेके आते हैं और माइनस को ख़त्म करते हैं। तो मैंने इसको नीचे ले आई और मैंने माइनस को ख़त्म कर दिया। अब अगर मैं देखूँ तो इस पूरे का इंटीग्रल क्या होगा, इस पूरे का डेरिवेटिव 2x + 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, यानी इस पूरे का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको डेरिवेटिव बनाने के लिए मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ है नहीं, उस डेरिवेटिव को बनाने के लिए 2 से डिवाइड करा दूँगी। अगर मैं 2 से ये डिवाइड करा दिया और 2 से मल्टीप्लाई करा दिया और ये मेरे पास क्या हो गया, 2x + 3 dx हो गया। ठीक है, अब अगर मैं ये देखूँ तो मेरे पास जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। इंटीग्रेशन में अगर आपके पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ ln डिनोमिनेटर, तो ln 2x + 3 प्लस। अच्छा, इस MCQs में उन्होंने के आंसर में उन्होंने थोड़ा सा एरर किया हुआ है, इनकी शायद मिस प्रिंटिंग हो गई है या इन्होंने कुछ मिस्टेक किया है। यहाँ पे हाफ ln 2x + 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे रूट नहीं आएगा, तो ये बगैर रूट के आंसर आएगा। ठीक है, अगले MCQs की तरफ आते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1/cos x। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1/cos x आपके पास क्या आ गया, आप सिंपल यूँ कर लो, ये आपके पास है cot x लिखा हुआ है, cot x dx दिया हुआ है। 1/cot हमें पता है 10 होता है, तो इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट x dx आप लोगों को चैप्टर 6 में इसका मिलेगा। चैप्टर 6 में जो मैंने एक पूरा चार्ट डिस्कस किया था फार्मूलाज का, वो बहुत ज़रूरी है याद करने, वो याद करना तो बहुत ही ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं हो सकता पेपर। ठीक है, तो इंटीग्रल टेंजेंट x dx हमारे पास क्या हो जाएगा, ln secant x + c, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट MCQs में हमारे पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √1 - x²। ये भी आपके पास फार्मूलाज में एक चैप्टर 6 के अंदर जो फार्मूलाज हैं उसके अंदर इसका भी ये भी दिया हुआ है, उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन। ये सारे फार्मूलाज आपको याद करने हैं, साइन इनवर्स ऑफ x + c। अच्छा, नेक्स्ट MCQs में उन्होंने कहा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस। सेंटर है उसका x एक्सिस पे लाई कर रहा होता है, तो सेंटर का किस सूरत में x एक्सिस पे लाई करेगा, सेंटर उस सूरत में, सेंटर हमारे पास ये जो इक्वेशन उन्होंने दी हुई है, ये हमारे पास वो वाली है, मैं आपको बताती हूँ, x² + 5² और प्लस, और आपको पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन का सेंटर हमारे पास क्या होता था, -g - f होता था। तो अगर इक्वेशन x एक्सिस पे लाई करिए, इसका मतलब है उसका y कोऑर्डिनेट नहीं होगा, यानी उसके पास g वाली टर्म तो होगी, y वाली, ये x है ये y है, तो y वाली टर्म नहीं होगी क्योंकि x एक्सिस पे लाई करिए, x एक्सिस पे y वाला टर्म नहीं होगा। तो मैं ऐसी इक्वेशन, बाकी देखो जो टर्म्स हैं वो f वाली हैं, ये भी f वाली है, और ये तो खैर इसमें ना g आ रहा है ना f आ रहा है, तो खैर अगर इस x एक्सिस पे लाई करी होगी तो मेरे पास g वाली टर्म होगी, y वाली मतलब यानी f की जो टर्म है वो नहीं होगी। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा। अच्छा, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, इसका आंसर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट MCQs ये है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो जो भी इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से पास करी होती है उसमें कभी भी कांस्टेंट नहीं इन्वॉल्व हो रहा होता। तो यहाँ पे जो बाकी इक्वेशंस है, अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्सक्लूडिंग दिस ऑप्शन, आपके पास जो है ना हर इक्वेशन में कांस्टेंट आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 1 आ रहे हैं, यहाँ 9 आ रहा है। तो जो अगर आपको इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन कह दे देंगे तो आप वो वाली सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपके पास कोई नंबर नहीं आ रहा होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन 3rd वाला है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का क्या मतलब होता है, जिनका एक ही सेंटर होता है। जैसे कि अगर मैं एक इस तरह का सर्कल बना दूँ, ठीक है, ये इसका सेंटर है, और अगर मैं उससे बड़ा एक सर्कल बना दूँ, बहुत ख़राब सा बन रहा है, अगर मैं इस तरीके से एक सर्कल बना दूँ तो उसका भी सेंटर यही है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये होता है जिनका एक सेंटर होता है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला whose vertex at the origin and focus 3, 0।
अब लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला का जो होता है वो हमारे पास होता है 4a, और इन्होंने फोकस दिया हुआ है। फोकस हमारे पास क्या होता है 3,0। बेसिकली फोकस हम लोग किसको कह रहे होते हैं, फोकस a,0 होता है, तो समझो ये a है। अगर मैं इसको इससे कंपेयर कराऊँ, फोकस की हमारे पास जो होता है वो a,0 है, तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर कराऊँ तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3 आ गई। तो लेटेस्ट रेक्टम मेरे पास क्या हो जाएगा 4 × 2 विच इज़ 12 यूनिट्स। ठीक है। सेमी एक्सिस ऑफ एन एलिप्स आर 4 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स इट्स इसेंट्रिसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। और उन्होंने सेमी एक्सिस का मतलब होता है कि उन्होंने आपको एलिप्स के ए और बी वैल्यूज़ दी हैं। एलिप्स की इक्वेशन भी मुझे याद पड़ता है, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। एलिप्स की इक्वेशन के अंदर जो ए है वो उन्होंने सेमी एक्सिस का मतलब है ए दिया हुआ है आपको विच इज़ 4, पहला वाला ए होता है, दूसरा बी होता है। तो ए हमें दिया हुआ है 4 यूनिट्स और बी आपको क्या दिया हुआ है 3 यूनिट्स। ठीक है। अगर ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं तो उन्होंने इसेंट्रिसिटी निकलती है हम लोगों को E=C/A के फॉर्मूले से, लेकिन इस फार्मूला के अंदर आपके पास तो ए दिया हुआ है, सिर्फ सी नहीं दिया हुआ। तो ये एलिप्स के अंदर एक और हमारे पास फार्मूला जो होता है वो क्या कहता है C² = A² - B²। ये एक रिजल्ट है। मैं इसमें से वैल्यू निकाल सकती हूँ सी की A² - B², तो C = √A² - B²। ए मेरे पास क्या हो गया 4 का स्क्वायर माइनस बी का हमारे पास हो गया 3 का स्क्वायर, और जब मैं इसको ई निकाली होंगी तो ये √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √7/4। अच्छा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मुझे याद पड़ता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के हवाले से मैंने एक बहुत ब्रीफ क्वेश्चन करवाया था आप लोग को, जब मैं MCQs में किसी पास्ट पेपर का कोई MCQs डिस्कस करी थी, देन मैंने आप लोगों को बताया था। एनी हाउ उसमें तो खैर आप लोग को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकालनी थी, विच इज़ आई गेस वो √2 करके आपके पास कुछ आंसर आ रहा था। यहाँ पे इन्होंने एक और रिजल्ट है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ए जो होता है वो बी के बराबर होता है। दिस इज समथिंग यू गाइस हैव टू लर्न। ठीक है, कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब भी कहेंगे A=B आ जाता है। अच्छा, 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब भी वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं, मतलब एक ही प्लेन पे लाई कर रहे होते हैं, तो हम लोग के पास उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाता है 0 के इक्वल हो जाता है। लास्ट MCQs की तरफ हम लोग आगे हैं। लास्ट MCQs हमें क्या कह रहा है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स I + J एंड J + K। क्रॉस प्रोडक्ट हमें कराना है। ये आप लोगों ने ये टर्म, ये इस तरह की टर्म आप लोगों ने फिज़िक्स में भी पढ़ी होगी, ये I, J और K, और हम लोग इस तरह क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं, और अगर प्रोडक्ट करा रहे होते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज चलना होता है हमें। क्लॉकवाइज का मतलब है यूँ इस तरीके से चलना है, इस तरीके से, ठीक है। और अगर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट अगेंस्ट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था तो फिर उसमें मैं माइनस का साइन लगा। हम कन्वेंशनली क्लॉकवाइज को हमने यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे होते हैं। करते किस तरीके से हैं, ये I + J है और ये मेरे पास है J + K। प्रोडक्ट इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। I क्रॉस J मेरे पास क्या हो जाएगा, I क्रॉस J, पहले I को सबसे करा देंगे, फिर J को सबसे करा देंगे, प्लस I क्रॉस K हो गया, प्लस J क्रॉस J और प्लस J क्रॉस K हो गया, ठीक है। अब I क्रॉस J, इसका मतलब I को J से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा आपके पास, K आ जाएगा, प्लस I क्रॉस K। I क्रॉस K, अब देखो ये हम लोग इस तरीके से चल रहे हैं, अब ये उल्टा चलने पे आ रहा है, तो I क्रॉस K करेंगे तो वो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, -J हो जाएगा, -J कर देंगे, प्लस J क्रॉस J और J क्रॉस K। तो आप लोगों को पता है कि ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये I आ जाएगा, और J क्रॉस J हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस 0, और J क्रॉस K हमारे पास क्या आ गया, I आ गया, प्लस I। तो I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, ये इसका आंसर हो गया, विच इज़ दिस वन। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलें, आप लोगों के पास यहाँ पे हमारे पास ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। मैंने आप लोग को MCQs के जो मॉडल पेपर के थे वो दोनों कवर करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बस आपको शायद 1-2 पेपर और रह गए हैं, आप लोग के 5 ईयर के पेपर मैथ्स के कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर का भी कोर्स मैं जल्दी स्टार्ट करा दूँगी। और अगर फर्दर कोई रिकमेंडेशंस हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लीजिएगा, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।